हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 1 मार्च की और दिन है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुआ विस्फोट, तेजस्वी सूर्या बोले ये बम विस्फोट का मामला है। टीएमसी ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। बंगाल में पीएम का रौद्र रूप दिखा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दुबई के हवाला ऑपरेटर पर 580 करोड़ की संपत्ति जब्त। आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सजा माफ करने की याचिका खारिज। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने तीसरी बार बनाई सरकार। अली अमीन गड्ढापुर चुने गए नए मुख्यमंत्री। चांद पर भारत की बराबरी करने चला था अमेरिका, लैंड होते ही टूट गई स्पेसक्राफ्ट की टांग। सारे अनुमान गलत, सीबीआई ने कहा भारत की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों ने सबको चौंकाया। मनीषा रानी ने किया बिहार का नाम रोशन, झलक दिखलाजा की ट्रॉफी के साथ बनाया जीत का जश्न। बीसीसीआई मल्टी डे महिला टूर्नामेंट का करेगा आयोजन। टूर्नामेंट 29 मार्च से पुणे में शुरू होगा। 6 टीमें भाग लेंगी। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। बेंगलुरु के राजाजी नगर में द रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ। इस दौरान हादसे में कई लोगों को चोट लगने की भी जानकारी सामने आ रही है। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड में रामेश्वरम कैफे में विस्फोट के बाद कम से कम 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 कर्मचारी और 1 ग्राहक शामिल है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी रामेश्वरम कैफे के संस्थापक श्री नागराज से उनके रेस्टोरेंट में हुए विस्फोट के बारे में बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि विस्फोट एक ग्राहक द्वारा छोड़े गए बैग के कारण हुआ, न कि किसी सिलेंडर विस्फोट के कारण। उनका एक कर्मचारी घायल हो गया है। ये स्पष्ट रूप से बम विस्फोट का मामला लगता है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे एक बैग में रखी किसी वस्तु में विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि रामेश्वरम कैफे में विस्फोट के बाद व्हाइट फील्ड क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त घटनास्थल पर पहुंचे। ये कैफे बेंगलुरु के सबसे लोकप्रिय फूड जॉइंट्स में से एक है। वहीं बंगाल दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली की घटना को लेकर शुक्रवार को ममता बनर्जी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, वहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने माताओं बहनों के साथ जो किया उसे देखकर पूरा देश दुखी और आक्रोशित है। हुगली जिले के आरामबाग में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी गयी। पीएम मोदी ने कहा कि जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की और ममता दीदी से मदद मांगी तो उन्हें बदले में क्या मिला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल सरकार ने तृणमूल के आरोपित नेता शाहजहां शेख को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे अपनी पूरी शक्ति लगा दी। तृणमूल के राज में ये अपराधी नेता करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। पीएम ने कहा कि भाजपा नेताओं के लगातार आंदोलन के चलते पुलिस शाहजहां को 1 दिन पहले गिरफ्तार करने को बाध्य हुई। पीएम मोदी ने पूछा कि आज बंगाल की जनता यहाँ की मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है कि क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने दुबई स्थित हवाला ऑपरेटर की 580 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को जब्त किया है। इसी के साथ छापेमारी के बाद एजेंसी ने 3 करोड़ 64 लाख रुपए की नकदी और कई कीमती सामान जब्त किए हैं। 28 फरवरी को कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर के अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की गई। ईडी ने आरोप लगाया है कि महादेव ऑनलाइन बुक गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप में उसकी जांच में छत्तीसगढ़ के विभिन्न बड़े राजनेताओं और नौकरशाहों की संलिप्तता शामिल है। बता दें कि दोनों मुख्य प्रवर्तक भी छत्तीसगढ़ से ही हैं। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने इस मामले में एक हवाला ऑपरेटर और मुख्य आरोपी हरिशंकर टिब्रेवाल की पहचान की, जो कोलकाता का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में दुबई में रहता है। ईडी ने उसके और उसके सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी की है। वहीं यौन दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने स्वास्थ्य आधार पर दुष्कर्म मामले में सजा निलंबित करने की आसाराम बापू की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र के अस्पताल में इलाज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। आसाराम ने महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में आयुर्वेदिक इलाज कराने की भी मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट जाने को कहा। अब बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इससे पहले भी शीर्ष अदालत ने उन्हें झटका दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आसाराम बापू की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल हाईकोर्ट ने सजा के निलंबन के लिए उनके चौथे आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अगर आसाराम को पुलिस हिरासत के बजाय अपनी मर्जी से इलाज कराने की अनुमति दी गई तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।
बात करें विदेशी खबरों की तो पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर को शुक्रवार को अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का मुख्यमंत्री चुना गया। वहीं इससे पहले नवनिर्वाचित स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने गुरुवार को खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी, जिन्होंने विधानसभा सत्र की अध्यक्षता की। 106 सदस्यीय विधानसभा में पीटीआई समर्थित उम्मीदवार गंडापुर ने अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज प्रतिद्वंदी डॉक्टर इबादुल्ला खान के खिलाफ 90 वोट हासिल किए। वहीं इबादुल्ला खान सिर्फ 16 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों ने बुधवार को शपथ ली थी। अली अमीन गंडापुर के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद पीटीआई लगातार तीसरी बार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सरकार बनाने वाली है। वहीं अमेरिका का एक अंतरिक्ष विमान चांद की सतह पर एक हफ्ते तक टहलने के बाद लंबी नींद सो गया। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स के इस ओडिसियस नामक स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतरने के लिए एक सप्ताह पहले लॉन्च किया गया था। चांद पर इस यान की लैंडिंग भारत के चंद्रयान की तरह नहीं हुई और उतरते ही इस अमेरिकी अंतरिक्ष यान का एक पैर टूट गया और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पलट गया। सौर ऊर्जा और संचार से वंचित होने के बाद भी कंपनी ने इसे खड़ा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अंत में कंपनी ने ओडिसियस से एक आखिरी तस्वीर प्राप्त की और उसके कंप्यूटर और बिजली प्रणालियों को स्टैंड बाय पर रख दिया। अब लैंडर अगले 2 से 3 हफ्ते में जाग सकता है। अगर ये काम करने लायक रहता है, इंट्यूटिव मशीन्स के प्रवक्ता जोश मार्शल ने कहा कि इन अंतिम चरणों ने लैंडर की बैटरी खत्म कर दी और ओडिसियस को लंबी नींद में सुला दिया है। वहीं भारत ने पिछले कुछ समय में अपनी आर्थिक तरक्की की रफ्तार को काफी तेज किया है। ऐसे में स्टेट बैंक का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% के करीब पहुंच सकती है। इससे एक दिन पहले सरकार ने दिसंबर तिमाही में 8.4% ग्रोथ के आंकड़े जारी किए। साथ ही अगली 2 तिमाहियों के लिए ग्रोथ अनुमान को संशोधित करके उन्हें बढ़ाया भी है। एसबीआई ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप में कहा कि तीसरी तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों ने ज्यादातर लोगों के अनुमानों को गलत साबित किया है, जिनका मानना था कि भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार 8% से कम रह सकती है। इस डेटा से कुछ लोगों को सुखद हैरानी भी हुई, जिससे जाहिर होता है कि अगर नीतिगत नजरिया सही हो तो मुश्किलों को दूर करके तरक्की की रफ्तार तेज की जा सकती है। बात करें मनोरंजन जगत की तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनीषा रानी एक बार फिर खबरों में छाई हुई हैं। बिहार की जिंदा दिल मनीषा रानी ने झलक दिखला जा सीजन 11 का खिताब अपने नाम किया है। उनकी ये जीत बेहद खास है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री होने के बावजूद उन्होंने ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। झलक दिखलाजा में अब तक कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं जीता है जिसने शो के बीच में वाइल्ड कार्ड बनकर हिस्सा लिया हो। झलक दिखलाजा 11 का फिनाले हाल ही में मुंबई में शूट हुआ। इस दौरान फिल्म और टीवी के कई बड़े सितारों ने शो में हिस्सा लिया। इसमें सारा अली खान, विजय वर्मा, हुमा कुरैशी समेत कई स्टार्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। शोएब मलिक, मनीषा रानी और अद्रुजा सिन्हा ने झलक दिखलाजा 11 के टॉप 3 में जगह बनाई। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डांस की कड़ी टक्कर में बाजी मनीषा रानी ने मारी और वो शो जीत गयी। खेल जगत की बात करें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने मल्टी डे महिला टूर्नामेंट का आयोजन करने का फैसला किया है। ये 3 दिनों का होगा। टूर्नामेंट 29 मार्च से पुणे में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। टीमों को क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है। इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य और नॉर्थ ईस्ट की टीम इसमें शामिल होगी। ये टीमें 5 मैचों की सीरीज में हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत क्वार्टर फाइनल से होगी। क्वार्टर का मुकाबला 29, 30 और 31 मार्च को होगा। 2 क्वार्टर एक साथ होंगे। सभी क्वार्टर के विजेता फिर सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। 2 सेमीफाइनल एक साथ खेले जाएंगे और 5 से 7 अप्रैल तक चलेंगे। फाइनल 9, 10 और 11 अप्रैल को खेला जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।